Now moving towards that indication for removal of impacted teeth. So let's start it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा, तो हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ पेरिडोंटल डिजीज़. अब बेसिकली इम्पैक्टेड दांत का पेरिडोंशियम से क्या लेना देना और डिजीज़ के साथ. नंबर वन, सबसे पहले क्या होता है कि बेसिकली जो डिस्टल एस्पेक्ट होता है ना सेकेंड मोलर का, वहाँ पर जब मोलर बेसिकली ये तर्ड मोलर रिटेन रहता है ना, तो बेसिकली डेंसिटी जो कम हो जाती है बोन की डेंसिटी कम हो जाती है. तो जो डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द सेकेंड मोलर है वहाँ पर एक्चुअली बोन जो है वो का डिक्रीज़ हो जाती है, तो वहाँ बोन वीक हो जाती है. एक तो ये बात होगी. सेकंड, वहाँ की जो बेसिकली डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ सेकंड मोलर की क्लीनिंग बहुत मुश्किल होती है, तो वहाँ पर फूड इन्फेक्शन होता रहता है, बहुत मुश्किल से क्लीन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को जिंजिवल इन्फ्लेमेशन के चांसेस होते हैं. जब जिंजिवल इन्फ्लेमेशन के चांसेस होते तो स्लोली स्लोली टूथ जो जिंजिवल अटैचमेंट है वो एपिकली माइग्रेट कर जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को माइनर जिंजिवाइटिस के चांसेस होते हैं और बैक्टीरिया जो है वो रूट के थ्रू एक्सेस हासिल कर लेता है, तो पेशेंट को अर्ली पेरिडोंटाइटिस और डीप पॉकेट्स हो जाते हैं. तो इट्स बेटर कि आप इस टूथ को एक्सट्रैक्ट कर लें. ठीक है. सेकंड, मैक्सिला में क्या होता है, मैक्सिला में भी वही बात है कि जब पेरिडोंटल पॉकेट्स बन जाते हैं तो एपिकली जाते हैं, तो डिस्टल फर्केशन इन्वॉल्व करते हैं, और हमें पता है कि जो फर्केशन होती है वहाँ पर ऑरल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाती है इसकी वजह से. तो पेशेंट को वही बात है कि एडवांसमेंट हो जाती है पेरिडोंटल डिजीज़ में और लोकलाइज पेरिडोंटल डिजीज़ हो जाती है. ठीक है. और उसकी ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है. सो इट्स बेटर टू आप रिमूव कर लें. सेकंड, हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज है. हमारे पास वही बात है, फूड इन्फेक्शन हो जाती है वहाँ पर डिस्टल एरिया पर, तो जो डिस्टल एस्पेक्ट है वहाँ पर जो क्राउन है इम्पैक्टेड थर्ड मोलर का, उन सब पर क्या होता है वो कैरीज आ जाते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन ऑफ पेरिकोरोनाइटिस. हमारे पास क्या होता है, पेरिकोरोनाइटिस जो होती है वो इन्फ्लेमेशन होती है सॉफ्ट टिश्यू की अराउंड द क्राउन, जो पार्शियली इम्पैक्टेड होता है, जो कॉजेटिव एजेंट है वो नॉर्मल ऑरल फ्लोरा होता है. ठीक है. हमारे पास कभी कभार क्या होता है, ज़्यादा पेशेंट्स में जो डिफेंस मैकेनिज्म है और जो बैक्टीरिया का बैलेंस है वो मेंटेन नहीं होता, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जब अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या कर जाती है, वो इन्फेक्शन कॉज कर जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सॉफ्ट टिश्यू की इन्फ्लेमेशन होती है, जिसे पेरिकोरोनाइटिस कहा जाता है. ठीक है. ये कॉम्प्रोमाइज जो सिस्टम होता है आइदर इलनेस की वजह से होती है, जिस तरह अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कोई ड्रग्स हो गए, कोई दूसरा इन्फेक्शन हो गया. ठीक है. कभी कभार क्या होता है कि इवन कभी कभार पेशेंट को पेरिकोरोनाइटिस मतलब इवन कोई इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती और हो जाता है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले रिपीटेड ट्रॉमा आता है. रिपीटेड ट्रॉमा जब अपोजिंग टूथ जो है वो इरप्ट होता है और जो लोअर दांत है मतलब अगर अपर में थर्ड मोलर इरप्टेड है और जो लोअर का थर्ड मोलर है वो इरप्टेड नहीं है, तो लेकिन जो बेसिकली जो लोअर का मोलर है वो बेसिकली कवर है सॉफ्ट टिश्यू से, तो अपर का जो मोलर है वो बार बार इम्पेंच करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू को हिट करता है और ट्रॉमाटाइज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है और पेशेंट को पेन होता है. सेकेंड, हमारे पास इंट्रैप्ट फूड आ जाता है. ठीक है. फूड पार्टिकल्स इंट्रैप्ट हो जाते हैं अंडर एपिकुलम. एपिकुलम बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग ओवर द क्राउन होती है. ठीक है. तो फूड इन्फेक्शन होती है, क्लीनिंग नहीं होती, तो वहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया के कॉलोनीज बनते हैं और पेशेंट को पेरिकोरोनाइटिस होता है. वही बात है, थर्ड में बैक्टीरिया खुद आता है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकाई और सबसे ज़रूरी एनारोबिक बैक्टीरिया है, जो बेसिकली चला जाता है जिंजिवल सल्कस में और इन्फेक्शन कॉज कर लेता है. हमारे पास कुछ इरिगेटिंग सोल्यूशंस होते हैं, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड हम पेशेंट को दे सकते हैं, क्लोरोहेक्सिडीन 0.12%, आइडोफोर्स दे सकते हैं, सैलाइन दे सकते हैं कि बेसिकली वो माउथ वॉश करके बैक्टीरिया को वॉश कर लें. हमारे पास क्या होता है कि कुछ कंडीशंस है, अगर पेशेंट को माइल्ड फॉर्म है तो क्या करें. अगर माइल्ड फॉर्म है तो आप इरिगेशन देते हैं और केराटाइज देते हैं, डेंटिस्ट और होम इरिगेशन के थ्रू उसको रिजॉल्व करते हैं अगर माइल्ड है. अगर स्लाइटली मोर सिवियर हो गया है तो आप क्या कर लेते हैं, आप बेसिकली क्या इमीडिएटली एक्सट्रैक्ट करते हैं और एडिशन टू लोकल इरिगेशन देते हैं, अगर थोड़ा सा सिवियर हो जाता है. ठीक है. स्वेलिंग हो जाती है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा स्वेलिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा स्वॉलन है और मतलब बेसिकली पेशेंट को ट्रिस्मस हुआ है, पेशेंट को फीवर है, ठीक है, तो आपने इस पेशेंट को सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक्स देनी है विद इरिगेशन अंडर प्रेशर और एक्सट्रैक्शन देना है. ठीक है. आपने एंटीबायोटिक्स में पेंसिलिन देने, अगर पेशेंट पेंसिलिन को एलर्जिक है तो उसमें क्लेडोमाइसिन है हम देते हैं. अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, पेशेंट अगर इन्फेक्शन की हालत में तो कभी उसका दांत आप रिमूव मत कीजिएगा. ठीक है. क्योंकि अगर इन्फेक्शन की हालत में आपने दांत को रिमूव कर लिया फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है कि पेशेंट को क्या होगा, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग होगी.
हील पोस्ट ऑपरेटिव स्लो हीलिंग होती है पेशेंट को, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ड्राई सॉकेट बन जाता है वहाँ पर पेशेंट का। ठीक है। अच्छा, फोर्थ वन, अगर अब और भी फेशियल स्पेस में चला गया है, ठीक है, जिसमें बेसिकली हमारे पास मैंडिबुलर रेमस और लैटरल नेक में चला गया है, तो पेशेंट को ट्रिस्मस तो है, लिमिटेड माउथ ओपनिंग भी है एंड 101 फीवर भी है। ठीक है, तो वो हॉस्पिटलाइज आप करते हो और सिस्टम आप इसके बाद पेरेंटल एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लेते हैं। केयरफुल मॉनिटरिंग के बाद जब पेशेंट ठीक हो जाता है आप सर्जिकली टूथ को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, टूथ की एक्सट्रैक्शन आपने पेशेंट को समझाना है, ये इसलिए अच्छा होता है कि बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है, रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, सबसे बेस्ट थिंग है प्रिवेंशन। आप किस तरह पेरिकोरोनाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं? आप इस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं कि जिस तरह कि वो बेसिकली पेनिट्रेट ना हुआ हो ओरल म्यूकोसा में बिफोर आप उसे इरेप्ट कर लें, वो विजिबल ना हो। ठीक है। और अगर आप सोचते हैं नहीं मैं अपरकोलेक्टमी कर लेती हूँ, अभी सॉफ्ट टिश्यू को इंसिजन कर लेती हूँ तो ठीक हो जाएगा, नहीं। वो क्या होता है कि सॉफ्ट टिश्यू तो जनरेट करेगा, वो तो ग्रो करेगा, तो दोबारा पेशेंट को बेसिकली पेरिकोरोनाइटिस होता है। और जो अपरकोलेक्टमी होती है ना, अपरकोलेक्टमी जो होती है ना, वो एक तो पेनफुल होती है और अनइफेक्टिव होती है। ठीक है, तो इसके करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता, मतलब अगेन टिश्यू रीजनरेट कर जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ रिट्रोजप्शन, ऑफकोर्स हमारे पास जब टूथ जो है ना वो बेसिकली एक एंगल की फॉर्म में पड़ा होता है तो वो टूथ रिजॉर्प्शन कॉज कर लेता है। ठीक है, एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन कॉज करता है। इसलिए बेटर कि आप एडजेसेंट टूथ को सेव करने के लिए आप टूथ को रिमूव कर लीजिए, बाद में उसमें रिपेयर हो जाएगा। आप एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट के थ्रू भी जहाँ पर रूट रिजॉर्प्शन थोड़ी बहुत भी हुई है उसको ठीक कर सकते हैं। फिर अगर वो बेसिकली ज़्यादा एक्सपोज ना हुआ हो, मतलब अगर ज़्यादा सिवियर कंडीशन ना हो, तो उसकी फिर हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली दे सकते हैं ना कि यहाँ पर बेसिकली सेकंड मोलर की रूट रिजॉर्प्शन की है थर्ड मोलर ने। ठीक है, और ये कैनाइन ने, अपर कैनाइन ने रिजॉर्प्शन की है लेटरल इंसाइजर की। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है इम्पैक्टेड टीथ अंडर अडेंटेड प्रोस्थेसिस। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कभी कभार जब हम टीथ को रिमूव कर लेते हैं तो एल्वियल रिज जो है वो स्लोली रिजॉर्प्शन स्टार्ट कर जाती है, और ये ट्रू है। दिस इज़ बेसिकली ट्रू फॉर जहाँ पर आपने टिश्यू बोन प्रोस्थेसिस, टिश्यूज़ की हेल्प के थ्रू आपने प्रोस्थेसिस को ट्रीट करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर कभी कभार क्या होता है कि अगर इम्पैक्टेड दांत नीचे है और बोन रिजॉर्प्शन है तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो दांत है उसकी अपीयरेंस नज़र आने लगती है, अपेयरेंस नज़र आती है। और उस पर थोड़ा बहुत अगर सॉफ्ट टिश्यू वो प्रॉपर्ली इरेप्टेड ना और डेंचर आपने सीट कर लिया है तो बार बार वो सॉफ्ट टिश्यू अल्सरेटेड हो जाते हैं और कभी कभार वह ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास अगर आपने प्रोस्थेसिस से पहले ये दांत हटा दिए तो ये बहुत अच्छा होता है, वरना दांत अगर आपने बेसिकली बाद में हटाया, बाद में रिमूव किया और उससे पहले आपने क्या किया कि आपने प्रोस्थेसिस को कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो अगर आपने बाद में हटाया तो हमारे पास रेजिडुअल जो रिच है उसमें क्या हो जाती है, चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, तो जो डेंचर आपने सीट किया होता है उसकी जो फंक्शनल एबिलिटी है, फंक्शनल, वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उससे पहले आप टूथ को रिमूव कर लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है कि आप कभी भी बेसिकली एक्सट्रैक्शन को पोस्टपोन मत कीजिए, क्योंकि जितना आप पोस्टपोन करेंगे उतना जो बोन होती आती है ना, बोन बेसिकली हार्ड होती रहती है, कैल्सिफाइड होती रहती है ओल्डर लोगों में, और उनकी जो हेल्थ है वो बेसिकली पुअर होती रहती है। तो इट्स बेटर आप टाइम के साथ निकाल दें। जब मैंडिबल बीम एट्रोफिक हो जाता है तो उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं ड्यूरिंग टूथ रिमूवर, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा, मतलब आप बिकॉज आपने इतना टाइम के बाद निकाला। फिर अगर आप इम्प्लांट्स नियर द पोजीशन ऑफ इम्पैक्टेड टीथ कर रहे हैं तो इट्स बेटर आप पहले टूथ को रिमूव कर लीजिएगा, क्योंकि फिर वो उसकी वजह से टूथ डेंसिटी इफेक्ट होती है, क्योंकि हमें तो इम्प्लांट के लिए बोन चाहिए होती है ना अच्छी खासी। तो जहाँ पर थर्ड मोलर ने इतनी ज़्यादा बोन को ऑक्यूपाई किया होता है तो बोन तो बेसिकली ऑलरेडी उस जगह पर वीक होती है। ठीक है, तो आपने इट्स बेटर कि आप एलिमिनेट कर लीजिए। प्रिवेंशन ऑफ ओडोंटोजेनिक सिस्ट, तो बेसिकली क्या होता है कि जब टूथ हमारे पास, हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि टूथ की ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है, एक पूरा फॉलिकल होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास उस फॉलिकल में रिड्यूस इनेबल एपिथेलियम होता है और डेंटल लेमिना के रेमिनेट्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और भी सेल्स होते हैं जो बाद में सीमेंटम बनाते हैं आपके लिए, पीडियल बनाते हैं और बोन, एल्वियर बोन बनाते हैं। तो हमारे पास जब एक दांत इरप नहीं होता तो वो बेसिकली कवर होता है फॉलिकल सैक में, इंट्राओशियस पड़ा होता है, बोन के अंदर पड़ा होता है। ठीक है, तो जब वो नहीं निकलता तो वक्त के साथ उसमें सिस्ट
सिस्टिक डिजनरेशन हो जाती है और डेंटिजरस सिस्ट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब दांत इरप्ट हो जाते हैं ओरल कैविटी में, तो हमारे पास रिड्यूस एनिमल एपिथेलियम जो है वो फ्यूज़ कर जाती है ओरल एपिथेलियम के साथ और टूथ एंटर कर जाता है और जो फॉलिकल है वो डिसअपियर कर जाता है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो हमारे पास क्या होता है कि डेंटिजरस सिस्ट बन जाते हैं, फ्लूइड एक्यूमुलेट होता रहता है बिटवीन एनिमल और रिड्यूस एनिमल एपिथेलियम के दरमियान। एपिथेलियम डिजनरेशन होती है, वो जो सिस्ट है वो एक्सपेंड करता है ग्रेजुअली, जिसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन होती रहती है। ठीक है, टूथ की मोबिलिटी इसमें कॉज हो सकती है। ठीक है, सेकंड, अगर ये फॉलिकल्स का साइज़ 3 mm से ज़्यादा है तो ये डेंटिजरस सिस्ट की एक अलामत है, ये एक डायग्नोस्टिक टूल है हम कह सकते हैं। फिर हम अगर इसमें सेकंड, इसमें ऑटोनोजेनिक ट्यूमर्स है, जिसमें सबसे कॉमन हमारे पास अमीलोब्लास्टोमा है। आप इसको बेटर आप इसको एग्रेसिवली एक्सरसाइज कीजिए। अच्छा, जब अमीलोब्लास्टोमा होता है ना तो उसमें आप बहुत ज़्यादा डायसेक्शन करते हैं। अच्छा खासा एक पार्ट ऑफ मैंडिबल को डायसेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ये बिनाइन ट्यूमर है ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। ठीक है, फिर आपके पास और ज़्यादा मैंडिबुलर थर्ड मोलर्स के साथ अनएरप्टेड दांतों में ये सिस्ट डेवलप्ड होता है लोअर मैंडिबल में। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता है कि ट्रीटमेंट आपने करनी है पेन के ऑफ अनएक्सपेक्टेड ओरिजिन में। कभी कभार पेशेंट को जो है ना वो मायोफेशियल सिंड्रोम हो जाता है। ठीक, थर्ड मोलर्स की वजह से कभी कभार टीएमजे के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो बेटरली उस प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए आप इस दांत को रिमूव कर लीजिए तो बेटर है। फिर हम पढ़ते हैं कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स के लिए भी कभी कभार हमने स्पेस के लिए, स्पेस जनरेशन करने के लिए, क्राउडिंग को रिमूव करने के लिए या प्रोसीजर्स के लिए हम तो थर्ड मोलर्स रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, माल ओक्लूजन करेक्शन के लिए हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्टिमम हीलिंग और पेरिडोंटल हीलिंग जिसे हम कहते हैं, 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हम जो 2 पढ़ते हैं वो बेसिकली बोन हाइट है, कि बेसिकली पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद बोन हाइट कितनी रह जाती है डिस्टल ऑफ द सेकंड मोलर, जो मैंने डिस्कस किया। पेरिडोंटल अटैचमेंट कितनी है, ये ना हो कि ज़्यादातर आपका लॉस हो जाए फिर वहाँ पर पॉकेट्स बन जाए। सेकंड, हमारे पास क्या होता है कि ऑप्टिमम टिश्यू की हीलिंग को इफेक्ट 2 चीज़ें करती है, कि इंफ्राबोनी डिफेक्ट्स किस तरह होते हैं। इंफ्राबोनी डिफेक्ट्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास हमारे लिए ये नुकसानदेह होती है। अच्छा, बेसिकली इंफ्राबोनी डिफेक्ट्स बेसिकली वो होता है कि हमारे पास, अच्छा, इंफ्राबोनी डिफेक्ट्स में वर्टिकल बोन लॉस होती है, और इसमें क्या होती है कि जो बेस होती है ना, बेस ऑफ द पॉकेट, वो बेसिकली क्या होती है, वो एपिकल टू द बोन होती है। ठीक है, समझिए। सेकंड, एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो मैंने कहा कि जो यंग लोग होते हैं उनमें क्या होती है कि उनमें रूट्स सही से नहीं बने होते थर्ड मोलर के, उनमें पेरिडोंटल हीलिंग बहुत अच्छी से हो जाती है, उनमें जो जो हमारे पास बोन होती है वो इतनी डेंस नहीं होती, और उनमें जो बर्दाश्त करने की एबिलिटी है वो भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब वो 25 या ओल्डर लोग होते हैं ना, उनमें क्या होता है, पेरिडोंटल हीलिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, सिस्टमेटिक डिजीजेज होने के चांसेस होते हैं, बोन बहुत ज़्यादा डेंस होती है, रूट्स कंप्लीटेड होते हैं। हमने इससे पढ़ा है कि जो रूट अगर आइडियली 1/3 बने हो तो वो एक्सट्रैक्ट करना अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू जब वो 2/3 बन जाए। ठीक है, अच्छा, अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है और 30+ एज है, कोई वो नहीं है ना, मतलब सिम्टम्स नहीं है, तो आप फिर ना निकालें। लेकिन अगर 25 या 25 से कम है तो आप निकाल दे तो वो अच्छा होता है। लेकिन अगर मतलब उम्र अगर एज ज़्यादा होगी तो इट्स बेटर कि आप ना निकालें। ठीक है, क्योंकि फिर क्या होता है कि पेरिडोंटल हीलिंग नहीं होती, और रीजनरेशन ऑफ पेरिडोंशियम उन लोगों में ज़्यादा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू यंग पेशेंट्स में पेरिडोंटल हीलिंग भी अच्छी होती है और रीजनरेशन ऑफ पेरिडोंशियम भी अच्छा होता है।